आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों ने अक्सर ही देखा होगा कि हम लोग धरती के ऊपर बहुत सारे काम करते हैं, यानी कि हम धरती को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम धरती के ऊपर खेती करते हैं, धरती के ऊपर घास के मैदान होते हैं, जंगल होते हैं, और क्या है हम रोड डैम वगैरह भी क्या है धरती के ऊपर बनाते हैं। यानी कि हम क्या है धरती को बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैंड यूज़ कैटेगरीज, यानी कि हम किन किन रूपों में जो हमारी धरती है उसको इस्तेमाल करते हैं। और एक बात याद रखना कि जो लैंड यूज़ रिकॉर्ड्स हैं वो क्या है रखे जाते हैं लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे याद रखना। तो सबसे पहले आता है फॉरेस्ट। आपने देखा होगा जितने भी जंगल हैं वो क्या है धरती के ऊपर ही है, हवा में तो है नहीं। तो लैंड क्या है यूज़ कर ली जाती है फॉरेस्ट के द्वारा। और फॉरेस्ट में एक चीज़ और है कि जो लैंड एरिया होता है ना वो होता है एक लीगल स्टेटस लैंड का, जो क्या है गवर्नमेंट रिकॉर्ड करती है, यानी कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखती है जिसका। और एक होता है फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर वो होगा मतलब मान लो जितने भी हमारी धरती के ऊपर पेड़ हैं, मान लो किसी घर के आगे 3 पेड़ हैं तो उसे भी वो क्या है फॉरेस्ट में ही कवर करेंगे, उसको क्या है वो फॉरेस्ट में ही काउंट करेंगे। तो वो होगा फॉरेस्ट कवर। और फॉरेस्ट एरिया होगा जो एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया होगा, यानी कि जहाँ पर असल में जंगल होंगे। सेकेंड पॉइंट है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज़, यानी कि हम क्या है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उसके अलावा जो लैंड का यूज़ करते हैं वो है, जैसे कि हमने क्या है कहीं पर डैम्स बना लिए, रिवर्स बना ली और कहीं पर पार्क्स बना लिए, तो उसमें क्या ये एग्रीकल्चर में तो काउंट नहीं होगा। तो ये क्या होगा लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बैरन एंड वेस्ट लैंड, यानी कि ऐसी धरती जो क्या है बंजर पड़ी है और खाली पड़ी है, जो किसी काम नहीं आ रही है। फोर्थ है हमारा एरिया अंडर परमानेंट पैस्चर्स, यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पे क्या है हमेशा ही घास के मैदान रहते हैं, यानी कि कभी उन पे खेती नहीं करते, कभी कुछ और चीज़ें नहीं बनाते, सिर्फ वहाँ पे क्या है घास के मैदान ही होते हैं। फिफ्थ है हमारे पास एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे क्या है कई तरह के पेड़ों की खेती की जाती है, वो एरिया क्या है इसके अंडर आता है। नेक्स्ट है हमारे पास कल्चरल एबल वेस्टलैंड, यानी कि ऐसी धरती जो क्या है 5 साल तक जिसके ऊपर खेती नहीं हुई हो उसे हम क्या है कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास करंट फैलो लैंड, यानी कि ऐसी धरती जिसके ऊपर क्या है 1 साल से कोई फसल उगाई नहीं गई हो, यहाँ पे क्या है फसल ना उगाने के कई कारण हो सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं करंट फैलो लैंड। नेक्स्ट है हमारे पास फैलो अदर देन करंट फैलो, यानी कि ऐसी लैंड जहाँ पे क्या है 1 साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल से कम तक खेती ना हुई हो, उसे हम क्या बोलते हैं फैलो अदर देन करंट फैलो। उसके बाद में आता है हमारे पास नेट शोन एरिया। तो जो क्रॉप्ड एरिया होता है 1 साल के अंदर उसे हम क्या है नेट शोन एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो धरती को इस्तेमाल करने के तरीके बदल रहे हैं उन्हें हम देखने वाली हैं। तो यहाँ पर क्या है 3 तरीके के बदलाव है। पहला है साइज ऑफ इकोनॉमी, यानी कि हमारा जो इकोनॉमी है वो क्या है बढ़ चुका है टाइम के साथ। जो चेंज है इनकम लेवल में वो भी आ गया है, और जो खाली पड़ी हुई ज़मीनें थी वो भी क्या है अब काम में आने लगी है, यानी कि हमारा जो साइज है इकोनॉमी का वो चेंज हो चुका है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है वो क्या है ज़्यादा बढ़ रही है प्राइमरी सेक्टर की बजाय। और जो लैंड है एग्रीकल्चर यूज़ से लेके नॉन एग्रीकल्चर यूज़ तक ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, जैसे कि जो बिल्डअप एरिया है उनके अंदर। थर्ड पॉइंट है कि जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का वो क्या है समय के साथ कम होता जा रहा है, और जो शेयर है एग्रीकल्चर का वो भी क्या है कम हो चुका है। लेकिन जो लोग हैं जिनका क्या है गुजारा एग्रीकल्चर से होता है या जिनका पेट एग्रीकल्चर से भरता है वो क्या है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब हमारा टॉपिक आता है एरिया रिकॉर्ड्स इंक्रीज इन लैंड यूज़। ये वही एरियाज़ है जो क्या है हमने लैंड यूज़ कैटेगरी में पढ़े थे, यानी कि इनमें से कई जो एरियाज़ है ना वो क्या है बढ़ चुके हैं और कई जो एरियाज़ है वो क्या है घट चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ हैं वो इस्तेमाल में बढ़े हैं। तो पहला जो हमारा एरिया बढ़ा है वो है एरिया अंडर फॉरेस्ट, यानी कि जो जंगलों वाला एरिया है वो बढ़ चुका है। तो मैंने आपको ध्यान होगा कि 2 कैटेगरीज बताई थी शुरू के अंदर ही, एक तो होता है फॉरेस्ट कवर और दूसरा होता है एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है ना उस वजह से जो एरिया है फॉरेस्ट के अंडर वो बढ़ गया है। सेकंड है करंट फैलो लैंड्स, यानी कि जो ज़मीनें
1 साल से कम के लिए खाली पड़ी थी उनको भी हमने क्या है यूज़ में लाया है, इसलिए इसका एरिया बढ़ गया है। नेक्स्ट है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़, यानी कि ऐसा एरिया जिससे हम क्या है एग्रीकल्चर नहीं करते, जैसे हम उस पर इंडस्ट्रीज़ बना लेंगे और क्या करेंगे हम उस पर रोड्स वगैरह बना लेंगे, तो इस तरह का एरिया भी क्या है वो बढ़ चुका है। नेक्स्ट है नेट शोन एरिया, यानी कि जो हमारा क्रॉप्ड एरिया है वो क्या है बढ़ चुका है। मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इम्पोर्टेंट नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो कमेंट ज़रूर कर देना, और ये वीडियो भी कैसी लग रही है वो भी ज़रूर कमेंट करना। तो अब आता है हमारे पास ऐसे एरियाज़ जो क्या है हम इस्तेमाल करते हैं वो कम हुए हैं, डिक्रीज़ हुए हैं। तो पहला है बैरन एंड वेस्ट लैंड, यानी कि जो बंजर पड़ी भूमि थी उसे क्या है हम इस्तेमाल में लाने लगे हैं, तो वो क्या है कम हो चुकी हैं। नेक्स्ट है कल्चरेबल वेस्टलैंड, यानी कि हम जो कल्चरेबल वेस्टलैंड का भी इस्तेमाल करते हैं वो भी क्या है अब कम हो चुकी है। और कल्चरेबल वेस्टलैंड कौन सी होती है, जो कि क्या है 5 साल से ज़्यादा तक खाली पड़ी हुई हो, उसके ऊपर कोई भी क्या है खेती ना हुई हो। नेक्स्ट आता है एरिया अंडर परमानेंट पेस्चर्स एंड ट्री क्रॉप, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे क्या है परमानेंट घास के मैदान है और जहाँ पे क्या है पेड़ों की फसलें होती है, तो इस तरह का जो एरिया है वो भी क्या है कम हो चुका है। और नेक्स्ट है हमारे पास फैलो अदर देन करंट फैलो, यानी कि ऐसा एरिया या ऐसी धरती जो कि क्या है 1 साल से लेके 5 साल के बीच तक खाली रही हो, उसे हम क्या है फैलो अदर देन करंट फैलो बोलते हैं। तो इस तरह की जो भूमि है वो भी क्या है अब कम हो चुकी है। तो ओनरशिप के बेस पे यहाँ पे क्या है 2 कैटेगरीज बताई गई हैं। पहली आती है हमारे पास प्राइवेट लैंड, और ये जो प्राइवेट लैंड होती है ना वो क्या है किसी इंडिविजुअल की होती है, और या फिर क्या है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की हो सकती है, यानी कि जिसके ऊपर सारा क्या है जो निजी लोग होते हैं उसके अंदर उन्हीं का ही क्या है हक होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो ये जो CPRs होते हैं ना वो क्या है सभी के लिए अवेलेबल होते हैं, और ये क्या है इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, यानी कि कोई भी अमीर है कोई भी गरीब है हर कोई इसे क्या है यूज़ कर सकता है। और ये क्या है चारा प्रोवाइड कराते हैं जो लाइव स्टॉक्स होते हैं उनके लिए, और ये क्या है फ्यूल प्रोवाइड कराते हैं घरों के लिए, यानी कि ईंधन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं चूल्हा जलाने के लिए। और गांव के एरिया में क्या है इस तरह का जो लैंड होता है जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स होता है वो क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लैंडलेस और मार्जिनल फार्मर्स के लिए, यानी कि ऐसे किसानों के लिए जिनके पास अपनी कोई खुद की ज़मीन नहीं है उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अब आता है हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो कृषि करने योग्य खेती है उसे हम किस तरीके से यूज़ करते हैं वो हम जानने वाले हैं। तो जो ज़्यादातर इंडियंस हैं ना वो क्या है निर्भर करते हैं एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके सब्सिस्टेंस के लिए, यानी कि उनके गुजारे के लिए। और जो एग्रीकल्चर है ना वो क्या है लैंड बेस्ड एक्टिविटी है, ये क्या है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स की तरह नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है ना जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वो क्या है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एग्रीकल्चर के अंदर। जैसे कि आपने देखा हो सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर के अंदर ज़मीन नहीं देखते कि कितनी उपजाऊ है या नहीं, वहीं पर जो प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर होता है उसके अंदर ज़मीन देखी जाती है कि किस तरह की ज़मीन होगी जिसके अंदर खेती ज़्यादा हो पाएगी या ज़मीन उपजाऊ है या नहीं। और जहाँ पर ज़्यादा धरती फर्टाइल होगी वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। गांव के अंदर क्या होता है ना जिसके पास ज़्यादा लैंड रिसोर्स होता है उसका क्या है सोशल स्टेटस हाई माना जाता है, यानी कि उसको क्या है बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती है गांव के अंदर। और जिसके पास ज़मीन होती है उसका क्या है सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिट होता है, यानी कि उसको क्या है लोन भी मिल जाता है। और जहाँ पे लैंड होगी वहाँ पे हमें क्या है नेचुरल हैज़ार्ड्स भी देखने को मिलेंगे, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं या प्राकृतिक खतरे हैं वो भी देखने को मिलेंगे। मौजूदा जितने भी क्या है टोटल रिसोर्सेज है एग्रीकल्चर यूज़ के लिए वो क्या है कैलकुलेट किए जाते हैं ऐड करके नेट शोन एरिया को, सभी फैलो लैंड्स को और कल्चरेबल वेस्ट लैंड को। तो अब जो मैं बता रही हूँ ना उसको बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है 1 मार्क का क्वेश्चन। तो जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है ना वो कैलकुलेट कैसे की जाती है उसका फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो क्या परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है और उसका फॉर्मूला है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट शोन एरिया इनटू 100। तो ये है इसका फॉर्मूला, याद रखना। तो अब हम देखने वाले हैं क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो क्रॉपिंग के सीजन्स है वो।
तो पहले आते हैं हमारे पास क्रॉपिंग के 3 सीज़न हैं इंडिया में। पहला है खरीफ, रबी और जैद। तो जो खरीफ होती है ना, उसकी फसल क्या है, जून से लेके सितंबर तक इसमें सारा कुछ किया जाता है। फिर आती है रबी, जो कि होती है अक्टूबर से लेके मार्च तक की फसल। और रबी को याद करने की एक ट्रिक है जिसमें आप खरीफ और रबी में कंफ्यूज नहीं होगे। देखो, जो अक्टूबर और मार्च है, इनके अंदर क्या है, एक एक आर आ रहा है। तो ये रबी के अंदर क्या है, टोटल 3 आर हो गए, एक रबी का, एक अक्टूबर का और एक मार्च का। तो इससे ये याद रख लेना कि ये जो अक्टूबर से मार्च वाली जो फसल है वो क्या है, रबी है। और जैद वो होती है जो क्या है, अप्रैल से लेके जून तक की फसल होती है। अब हम देखते हैं कि जो खरीफ है वो किन नॉर्दर्न स्टेट में क्या है, कौन कौन सी फसल होती है, और साउदर्न स्टेट में कौन कौन सी फसल की जाती है खरीफ की। तो खरीफ की जो मेन फसल है नॉर्दर्न स्टेट में वो है राइस, कॉटन, बाजरा, मेज, ज्वार और तुर। और वहीं साउदर्न स्टेट में है राइस, मेज, रागी, ज्वार और ग्राउंडनट। और रबी की नॉर्दर्न स्टेट में जो फसल है वो है वीट, ग्राम, रेपिसीड्स और मस्टर्ड और बार्ले भी है। और वहीं पे साउदर्न स्टेट में है राइस, मेज, रागी, ग्राउंडनट और ज्वार। और जैद की जो फसलें हैं साउदर्न स्टेट में वो है राइस, वेजिटेबल और फूडर। और वहीं पर नॉर्दर्न स्टेट में है वेजिटेबल, फ्रूट्स और फूडर। और ध्यान देना कि जो जैद है ना वो क्या है, राइस भी है साउदर्न स्टेट में। यानी कि इससे हमें पता चलता है साउदर्न स्टेट के अंदर जो राइस है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, या बहुत ज़्यादा बोए जाते हैं साउदर्न स्टेट में राइस। तो अब आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि खेती करने के जो टाइप्स हैं। तो इंडिया के अंदर जो मॉइस्चर अवेलेबल है उसके बेस पे जो फार्मिंग है वो 2 तरह की है। पहली है इरिगेटेड फार्मिंग और दूसरी है रेनफेड फार्मिंग। तो पहले हम जानते हैं इरिगेटेड फार्मिंग के बारे में। तो इस फार्मिंग के अंदर जो मेन सोर्स होता है मॉइस्चर का, वो प्रोवाइड करते हैं हम इरिगेशन के द्वारा। जैसे कि इरिगेशन के बहुत सारे यहाँ पे मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि वेल हो गया, ट्यूबवेल हो गए। और ये जो है ना इरिगेटेड फार्मिंग, वो भी क्या है, 2 तरह की होती है, प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। प्रोटेक्टिव में तो ऐसी होती है, हम इरिगेशन सिर्फ इतनी ही देते हैं जिससे जो फसल है वो थोड़ी बहुत उग पाए, या उससे क्या है मॉइस्चर मिल पाए और वो प्रोटेक्ट हो पाए। लेकिन अगर प्रोडक्टिव फार्मिंग की बात आती है तो वहाँ पे हम क्या है, बहुत ज़्यादा इरिगेशन करते हैं ताकि जो प्रोडक्शन है वो हम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएँ। तो नेक्स्ट आती है हमारे पास रेनफेड फार्मिंग। और इसके अंदर क्या होता है, जो मेन सोर्स होता है ना मॉइस्चर का फसलों के लिए, वो रेनफॉल होता है। यानी कि जब बारिश आएगी तभी क्या है, फसलों को पानी मिल पाएगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। और ये भी क्या है, 2 तरीके की होती हैं। पहली है ड्राई लैंड फार्मिंग और दूसरी है वेट लैंड फार्मिंग। तो जिस एरिया के अंदर 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है वो आती है ड्राई लैंड फार्मिंग में। और जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से रेनफॉल ज़्यादा होता है वो आती है वेटलैंड फार्मिंग के अंदर। तो ये 2 चीज़ें याद रखना। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है उसे हम क्या है, ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं। तो इस तरह का जो एरिया है ना वो क्या है, ड्रोट जैसा हो जाता है, यानी कि जहाँ पे ड्रोट्स वगैरह आने लगते हैं। और इस तरह के अंदर क्या है, ऐसी क्रॉप्स उगाई जाती है जिनको क्या है, कम पानी चाहिए होता है। वो क्रॉप्स हैं रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम और ग्वार। तो इस तरह की फसलें यहाँ पे क्या है, उगाई जाती है। और वहीं दूसरी ओर जो वेटलैंड फार्मिंग है वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है सोइल के अंदर, यानी कि वहाँ पे क्या है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा मॉइस्चर होगा। तो इसके अंदर क्या है, ऐसी सोइल्स उगाई जाती हैं जिनमें क्या है, ज़्यादा पानी चाहिए होता है, जैसे राइस हो गई। तो इस तरह की जो फसलें हैं यहाँ पे उगाई जाती है, जूट हो गई। तो वो क्या है, सारी वेटलैंड वाली फसलें हैं। तो अब हम देखने वाले हैं क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया का, जिसके अंदर सबसे पहले आते हैं फूड ग्रेन्स। और फूड ग्रेन क्या है, ऐसा अनाज होता है जिसे हम क्या है, खा सकते हैं। तो जो फूड ग्रेन है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए। और ये जो फूड ग्रेन्स है ना वो कवर करते हैं टोटल एरिया में से 2/3 एरिया। और ये जो एरिया होता है वो कौन सा होता है, क्रॉप्ड एरिया में से ये क्या है, 2/3 कंसिस्ट करते हैं। अब आती है हमारे पास सीरियल्स। और सीरियल्स में मेनली आते हैं राइस और वीट। तो जो इंडिया है ना वो उसका क्या है, 3rd रैंक है प्रोडक्शन में सीरियल के, चाइना और यूएसए के बाद में। और इंडिया क्या है, वर्ल्ड की 11% सीरियल्स अपने यहाँ उगाता है। और ये कवर करता है 54% टोटल क्रॉप्ड एरिया इंडिया का। तो मैंने 2 आपको सीरियल क्रॉप्स बताई थी, मेन राइस और वीट। अब हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास राइस। तो ये जो राइस है ना वो क्या है, इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया की, जो क्या है
आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसका पेट भरता है राइस। और इंडिया का क्या है, सेकंड रैंक आता है चावल के प्रोडक्शन में। और इंडिया क्या है, 22% चावल उगाता है पूरे वर्ल्ड के। और फर्स्ट नंबर पे आता है चाइना। और सबसे ज़्यादा जिस स्टेट के अंदर चावल होते हैं इंडिया में, वो है वेस्ट बंगाल। और उसके बाद में आता है पंजाब, उत्तर प्रदेश। ये क्या है, मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के। और जो नॉर्थ वेस्टर्न और हिमालय का रीजन है, उसके अंदर तो जो राइस है वो क्या है, खरीफ क्रॉप की तरह उगाया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो उसके अंदर क्या है, पूरे साल के अंदर वेस्ट बंगाल में 3 फसलें उगाई जाती है चावल की, जो कि है ओस, अमन और बोरो। ये तीनों फसलें होती है वेस्ट बंगाल में। ये याद रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास वीट। तो इंडिया क्या है, वर्ल्ड की 12% जो वीट प्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर होती है। और इसकी खेती क्या है, टोटल क्रॉप्ड एरिया के 14% पर की जाती है। और 80% जो वीट एरिया है वो आता है इंडो गैंगेटिक प्लेन, मलवा प्लेटी और हिमालय में नॉर्थन साइड में, और सेंट्रल पार्ट में भी आता है कंट्री की। और सबसे ज़्यादा जिस स्टेट के अंदर वीट होती है वो है उत्तर प्रदेश। और उसके बाद में है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और जम्मू और कश्मीर। तो इन जगहों पे क्या है, जो गेहूं है उसकी खेती होती है। अब आता है हमारे पास कोर्स ग्रेन, जिसे हम क्या है, मोटा अनाज बोलते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली वो फसलें आती है जिसे क्या है, हम भैंसों को या किसी भी जानवर को क्या है, चारा देने के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये जो कोर्स ग्रेन वाली क्रॉप्स है ना, वो क्या है, टोटल क्रॉप्ड एरिया के 16.50% में क्या है, उगाई जाती हैं। और ये कुछ कोर्स ग्रेन्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो उसमें से पहली है ज्वार या फिर सोरगम। ज्वार को क्या है, सोरगम भी बोला जाता है। तो ये जो ज्वार है ना, वो क्या है, टोटल क्रॉप्ड एरिया के 5.3% के ऊपर उगाई जाती है। और महाराष्ट्र के अंदर जो ज्वार है वो क्या है, सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। और इसके अलावा जो सेंट्रल और साउदर्न स्टेट है, जैसे कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इनमें भी क्या है, ज्वार उगाई जाती है। उसके बाद में आता है हमारे पास बाजरा। तो ये जो बाजरा है ना, वो क्या है, टोटल क्रॉप्ड एरिया के 5.2% में उगाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो बाजरा है वो होता है महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद में गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, इन जगहों पे भी क्या है, बाजरा उगाया जाता है। नेक्स्ट कोर्स ग्रेन है हमारे पास मेज, यानी कि जिसे हम मक्का भी कहते हैं। तो ये क्या है, टोटल क्रॉप्ड एरिया का जो है 3.6% कवर करता है। तो ये जो मेज़ है ना, उसका कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है जहाँ पे ये उगाया जाता है। ये क्या है, पूरे इंडिया के अंदर ही उगाया जाता है। लेकिन जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इंडिया के, वहाँ पर इसे नहीं उगाया जाता। और जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स है, यानी कि जहाँ पर मेज़ सबसे ज़्यादा होती है, वो है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कोर्स ग्रेन हमारे पास पल्सेस। अब मैंने जैसा कि आपको पहले कहा था कि ये जो ज़्यादातर कोर्स ग्रेन है वो क्या है, भैंसों के चारे के रूप में होता है। तो सारे कोर्स ग्रेन ऐसे नहीं होते, कुछ एक अलग कोर्स ग्रेन भी होते हैं जो भैंसों को चारा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, जैसे कि पल्सेस हैं। तो ये जो पल्सेस है ना, टोटल क्रॉप्ड एरिया है इंडिया का, उसमें से क्या है 11% एरिया पे ये क्या है, उगाई जाती हैं। इंडिया क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का, यानी कि सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर पल्सेस है वो इंडिया के अंदर होती हैं। और जितनी भी पूरे विश्व के अंदर दालें होती है, उनमें से 20% जो दालें हैं वो क्या है, इंडिया के अंदर होती है। और ये जो पल्सेस है वो क्या है, लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं, यानी कि जो क्या है, फर्टिलिटी बढ़ाती हैं सॉइल की। और ये जो पल्सेस है ना, वो क्या है, ज़्यादातर जो ड्राई लैंड है, डेक्कन और सेंट्रल प्लेट्यू और नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट के कंट्री पे, वहाँ पे उगाई जाती हैं। उसके बाद में आता है ग्राम, जिसे क्या है, हम चना भी कहते हैं। तो ये क्या है, कवर करता है 2.8% टोटल क्रॉप्ड एरिया का। और जो मेजर प्रोड्यूसर है वो है इसके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट आती है हमारे पास तुर, या जिसे हम अरहर भी बोलते हैं। तो ये क्या है, टोटल क्रॉप्ड एरिया में से 2% कवर करती है। और ये क्या है, सेकंड इम्पोर्टेंट पल्स क्रॉप है कंट्री की, यानी कि ये जो तुर है वो क्या है, पल्सेस का ही पार्ट है। और महाराष्ट्र के अंदर जो तुर है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो जो 75% तुर है इंडिया की, वो क्या है, महाराष्ट्र के अंदर ही होती है। और याद रखना, इस तुर या अरहर को
रेड ग्राम और पीजन पी भी कहा जाता है। अब आता है हमारे पास ऑयल सीड्स। तो जो ऑयल सीड है ना वो क्या है, प्रोड्यूस किए जाते हैं जो एडिबल ऑयल्स होते हैं, यानी कि जो खाने योग्य ऑयल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके, उनको निकाल करके। तो अब हम देखते हैं कुछ एक ऑयल सीड्स के बारे में। तो पहला आता है ग्राउंड नट, जो कि क्या है 3.6% क्रॉप्ड एरिया कवर करता है। उसके बाद में आता है रैप सीड और मस्टर्ड, जो कि क्या है 2.5% एरिया कवर करते हैं। मस्टर्ड को हम क्या है सरसों भी कहते हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे पास सोयाबीन, सनफ्लावर। तो ये सारे क्या हैं, ऑयल सीड वाली ही क्रॉप्स हैं। और ये जो अलग अलग तरीके की ऑयल सीड्स हैं ना वो क्या है इंडिया के अंदर उगाई जाती हैं टोटल क्रॉप्ड एरिया में से 14% पर। तो जो ड्राई लैंड्स हैं मलवा प्लेट्यू के, उसके बाद में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और जो रायलसीमा है आंध्र प्रदेश का और कर्नाटका प्लेट्यू है, ये क्या है लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑयल सीड के, यानी कि यहाँ पर ऑयल सीड है सबसे ज़्यादा होती हैं। और जो सोयाबीन और जो सनफ्लावर है वो क्या है अदर इम्पोर्टेंट ऑयल सीड है इंडिया के अंदर जो कि उगाई जाती है। तो अब आती है हमारे पास फाइबर क्रॉप्स, यानी कि जो रेशेदार क्रॉप्स होती हैं, यानी कि जिसके अंदर रेशा होता है उसे हम क्या है फाइबर क्रॉप्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना हमारे पास दो फाइबर क्रॉप्स है, कॉटन और जूट। तो जो फाइबर क्रॉप्स होती है ना वो ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो फाइबर प्रोवाइड कराती हैं कपड़ा बनाने के लिए, जिसमें से आती हैं हमारे पास कॉटन और जूट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉटन के बारे में। तो जो इंडिया है वो ग्रो करता है दोनों ही शॉर्ट स्टेपल और लॉन्ग स्टेपल। तो जो शॉर्ट स्टेपल होती है ना वो क्या है इंडिया की बनाई हुई है, जिसे हम क्या है कॉटन बोलते हैं। और जो लॉन्ग स्टेपल है ना वो क्या है अमेरिका में बनी हुई है, जिसे हम क्या है नरमा के नाम से जानते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर। और जो इंडिया है वो क्या है प्रोड्यूस करता है 8.3% पूरे वर्ल्ड की कॉटन में से, यानी कि अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर 100% कॉटन होती है ना तो उसमें से जो 8.3% कॉटन है वो क्या है इंडिया के अंदर होती है। और जो इंडिया है ना वो क्या है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। यहाँ पे क्या है इंडिया को फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बता रखा है, जो कि गलत है, ये आएगा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कॉटन है वो प्रोड्यूस होता है गुजरात के अंदर। उसके बाद में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर भी क्या है कॉटन का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट फाइबर क्रॉप है हमारे पास जूट। तो इंडिया में क्या है 60% जो वर्ल्ड की जूट है वो प्रोड्यूस होती है, यानी कि 100% अगर पूरे वर्ल्ड में जूट प्रोडक्शन होता है तो उसका 60% क्या है इंडिया के अंदर होता है। अगर वहीं पर इंडिया के हम स्टेट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल में 75% जो जूट प्रोडक्शन है वो इंडिया का होता है। और वहीं पर जो वेस्ट बंगाल है वो क्या है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। और इसके अलावा जो जूट प्रोडक्शन है वो बिहार और आसाम के अंदर भी होता है। अब आती है हमारे पास अदर क्रॉप्स, जिसके अंदर है हमारे पास शुगर केन, टी और कॉफ़ी। तो सबसे पहले हम देखते हैं शुगर केन को, जिसे हम क्या है गन्ना भी बोलते हैं। तो ये जो क्या है हमारी इंडिया की इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप वो क्रॉप्स होती है जिन्हें हम क्या है सीधा ही खेत से क्या है मार्केट में ले जाते हैं बेचने के लिए। उन्हें क्या है कहीं पर स्टोर करके नहीं रखते बाद में बेचने के लिए, यानी कि जैसे ही खेत से उसको काटा वैसे ही क्या है मार्केट में बेच दिया। उन्हें हम क्या है कैश क्रॉप्स बोलते हैं। तो जो शुगर केन है वो क्या इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप है इंडिया की। इंडिया का जो नंबर है शुगर केन प्रोडक्शन में सेकेंड रैंक आता है। और वहीं पर जो शुगर केन प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसमें से जो 23% शुगर केन प्रोडक्शन है वो क्या है इंडिया में होती है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो शुगर केन की प्रोडक्शन है वो होती है ब्राज़ील के अंदर। अगर हम इंडियन स्टेट की बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोडक्शन होती है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, और जो अकेला उत्तर प्रदेश है ना उसमें क्या है 40% जो इंडिया की शुगर केन प्रोडक्शन है वो होती है। नेक्स्ट हमारी क्रॉप है टी। तो जो अकेला आसाम है ना वो क्या है 53.2% प्रोडक्शन करता है टी की, और ये क्या है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर। और जो अदर स्टेट है जैसे कि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, उनके अंदर भी क्या है टी का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में आती है हमारे पास कॉफ़ी। तो इंडिया क्या है 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का पूरे वर्ल्ड के अंदर, और ये क्या है 3.2% शेयर करता है कॉफ़ी प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड की। अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें इंडिया के अंदर तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ये होती है कर्नाटका के अंदर, जो कि है 66%।
और वहीं पर मैं आपको बता दूं कि जो कॉफ़ी है उसकी क्या है 3 इम्पोर्टेंट वैरायटी होती है, अरेबिका, रोबुस्टा और लिबेरिका, तो ये याद रखना। तो अब हमारा टॉपिक आता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर किस तरह से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुई वो हम देखने वाले हैं। तो जो अबाउट 54.6% पॉपुलेशन है वो क्या है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर लगी हुई है इंडिया में। और 2000 की जनगणना के हिसाब से जो हमारा 57% एरिया है वो क्या है यूज़ होता है कल्टीवेशन में बहुत सारी क्रॉप्स की। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी लैंड है उसमें सिर्फ 12% एरिया पर ही क्या है खेती होती है, और इंडिया में क्या है 57% एरिया पर खेती होती है। अब हमारा टॉपिक आता है स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि हमने डेवलपमेंट लाने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, क्या क्या तरीके अपनाए वो हम देखने वाले हैं। तो आज़ादी से पहले जो इंडिया का एग्रीकल्चर है वो क्या है लार्जली सबसिस्टेंस था नेचर के अंदर। और तब क्या है इंडिया के अंदर बहुत सारे ड्रोट्स आए थे, भूखमरी आई थी, और क्या है फूड शॉर्टेज हो गई थी, यानी कि खाने की कमी भी हो गई थी। और जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तब जो 1/3 इरिगेटेड एरिया है, यानी कि ऐसा एरिया जिसमें पानी लग सकता है, वो क्या है पाकिस्तान के साथ चला गया। और इसका नतीजा ये निकला कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या है बहुत सारे कदम उठाए फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने में, यानी कि उनकी खेती ज़्यादा हो फूड ग्रेन्स की, उसको बढ़ाने में बहुत सारे कदम उठाए। तो उन्होंने क्या है 3 स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी थी इस गोल को अचीव करने के लिए। वो कौन सी है वो हम देखती हैं। फर्स्ट पॉइंट है उन्होंने क्या है स्विच किया कैश क्रॉप से फूड क्रॉप तक, यानी कि कैश क्रॉप ऐसी क्रॉप जिन्हें क्या है हम स्टोर करके नहीं रख सकते, सीधा खेत से हम उसे क्या है मार्केट में ले आते हैं बेचने के लिए। तो ऐसी क्रॉप्स हमने ना उगाकर हमने क्या है फूड क्रॉप्स उगाई, जिससे हमारा पेट भी भर सके और साथ ही साथ क्या है हम उनको स्टोर भी रख सकें। सेकेंड पॉइंट है कि इंटेंसिफिकेशन करना क्रॉपिंग का जो ऑलरेडी कल्टीवेटेड लैंड है उसके ऊपर, यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे पास जो लैंड है वो तो उतनी ही रहेगी, लेकिन उसके अंदर हमें क्या है क्रॉप्स ज़्यादा से ज़्यादा उगानी है, यानी कि हमारा मेन मकसद था कि जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। थर्ड पॉइंट है कि हमें क्या है जो कल्टीवेटेड एरिया है उसको बढ़ाना है, और जो कल्टीएबल और फैलो लैंड्स पड़ी हुई है उन्हें भी हमें क्या है यूज़ में लाना है, उन्हें क्या है हमें कल्टीवेटेड एरिया बनाना है, यानी कि ऐसी ज़मीनें जो खाली पड़ी हुई हैं उन्हें भी हमें क्या है कल्टीवेट करना है, उन पे खेती करनी है। तो अब क्या होता है ना, जो इंडिया का एग्रीकल्चर है वो क्या है इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करता, फिर क्या है गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर के अंदर, और वो टेक्नोलॉजी क्या थी वो हम देखते हैं। तो पहला है HYV सीड्स, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ये क्या है किसानों को दिए गए ताकि प्रोडक्शन क्या है ज़्यादा हो पाए। फिर उन्होंने क्या है फर्टिलाइज़र्स भी दिए ताकि जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। फिर क्या है उन्होंने मैकेनाइजेशन किया, यानी कि मशीनरी वगैरह लाई, ट्रैक्टर्स वगैरह दिए फार्मर्स को। उन्होंने क्या है फ्री नहीं दिए, इनकी कॉस्ट तो लगी थी, बस उन्होंने क्या है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की थी ताकि वो उनका यूज़ कर सके और प्रोडक्शन ज़्यादा हो। और फोर्थ पॉइंट है कि इम्प्रूव किया इरिगेशन को, और क्या है क्रेडिट मार्केटिंग फैसिलिटीज़ भी दी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया, यानी कि क्या है एरिया तो उतना ही रहेगा, उसके ऊपर हमें क्या है प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो ये जो जितने भी इनपुट्स मैंने आपको बताए वो क्या है मेन कंपोनेंट्स है ग्रीन रेवोल्यूशन के। और ये जो स्ट्रैटेजी है ग्रीन रेवोल्यूशन की वो क्या है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कंट्री के अंदर बनाई गई थी, ताकि क्या है वो सेल्फ रिलायंट हो सके फूड प्रोडक्शन के अंदर, यानी कि क्या है अपनी ही कंट्री के अंदर फूड ग्रेन उगाए, किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड ना हो। और ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ना वो शुरुआत में क्या हुआ बहुत ही छोटा था, जो कि क्या है सिर्फ इरिगेटेड एरियाज़ के लिए ही था। और इस वजह से क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है कंट्री के अंदर उसमें क्या है डिस्पैरिटीज़ आ गई, भेदभाव आ गई। और फिर जो प्लानिंग कमीशन है उसने क्या है एक प्लान प्रिपेयर किया इन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रेनफेड एरियाज़ में। रेनफेड एरियाज़ वो थे जिनमें क्या है 75 सेंटीमीटर से लेस रेनफॉल होता है, और ये समय था 1980s का। और फिर रीजनल बैलेंस के लिए क्या होता है एक एग्रो क्लाइमेट प्लानिंग की शुरुआत की जाती है 1988 में। तो अब हमारा टॉपिक आता है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि हमने एग्रीकल्चर जो आउटपुट और टेक्नोलॉजी है उसके अंदर कैसे ग्रो किया वो हम देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है कि इंडिपेंडेंस के समय से ही हमारी जो
टेक्नोलॉजी है उसको हमने क्या है इम्प्रूव किया है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, और इसका नतीजा ये निकला जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो क्या है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इंडिया है वो क्या है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है पल्सेस और जूट का, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो दालें और जूट है वो क्या है इंडिया में होता है। और ये क्या है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस, व्हीट, ग्राउंडनट, शुगर केन और वेजिटेबल्स का। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनकी वजह से जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का वो बढ़ा है, जैसे कि जो HYV सीड है यानी कि जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, वो क्या है बड़े हैं 15 फोल्ड्स के अंदर 1960s से। तो अब हमारा टॉपिक आता है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं वो हम देखने वाले हैं। तो पहला है हमारे पास डिपेंडेंस ऑन इरेक्टिक मॉनसून, यानी कि जो इंडिया है उसके अंदर क्या है जो कल्टीवेटेड एरिया आता है उसमें क्या है सिर्फ 33% ही ऐसा एरिया है जहाँ पर क्या है पानी लग सकता है खेतों के अंदर। और जो नेचर है साउथ वेस्ट मॉनसून का वो क्या है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, यानी कि क्या है कभी तो वो क्या है फ्लड आ जाता है और कभी क्या है सूखा पड़ जाता है इंडिया के अंदर। यानी कि जब बारिश होती है ना तो कभी तो ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी कि वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी, और कभी क्या है मॉनसून में भी बारिश नहीं आती। तो ऐसे एरियाज़ हैं इंडिया के अंदर, इसीलिए क्या है यहाँ पे जो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि क्या है फसलों का जो प्रोडक्शन है वो कम होना। तो इंडिया क्या है पीछे रह रहा है पर हेक्टेयर प्रोडक्शन के अंदर, यानी कि प्रति एकड़ जो ज़मीन का उत्पादन है वो क्या है बहुत कम होता है इंडिया के अंदर, और जो पर पर्सन प्रोडक्शन है वो भी क्या है इंटरनेशनल लेवल से बहुत ज़्यादा कम है। और इस लो प्रोडक्टिविटी का जो मेन रिजल्ट है वो निकला है हाई पॉपुलेशन से, जो कि क्या है हाई प्रेशर बना देती है लैंड रिसोर्सेज के ऊपर, यानी कि ये जो ज़्यादा पॉपुलेशन है उसकी वजह से क्या है लो प्रोडक्टिविटी हो रही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इनडेप्टनेस, यानी कि जो पैसे है उसकी कमी होने के कारण और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनकी कमी होने के कारण जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर की इंडिया के अंदर वो बहुत कम हो पा रही है। तो ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं इंडिया के अंदर वो क्या है गरीब है, छोटे लेवल पर है, यानी कि मार्जिनल है, और वो क्या है एफोर्ड नहीं कर पाते जो बहुत ज़्यादा महंगे इनपुट्स आती हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम आती है वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर है उसके अंदर क्या है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, यानी कि जब सीज़न आता है ना किसी फसल का तब उसमें थोड़ा बहुत काम होता है लोगों के थ्रू, तो तभी वो क्या है करवाया जाता है, और बाकी के समय जो लोग खेतों में काम करते हैं वो क्या है फ्री होती हैं, तो जिस वजह से उनका इनकम भी नहीं होता जिस टाइम वो फ्री होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिएबल लैंड, यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद में जो लैंड डिग्रेडेशन है वो क्या है स्टार्ट होना शुरू हो गया इंडिया के अंदर, क्योंकि क्या है हम क्या है बहुत ज़्यादा इरिगेशन करने लगे, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने लगे, जिस वजह से जो प्रॉब्लम है वाटर लॉगिंग की और सोलमिनाइजेशन की वो क्या है प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, और जो फर्टिलिटी है यानी कि जो उपजाऊपन है भूमि का वो भी क्या है दिन ब दिन घटता जा रहा है। तो यहीं पर होता है आपका चैप्टर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स के लिए रेडी रहना, जल्दी वीडियो आने वाली है। अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो सब कुछ हो गया, लेकिन कमेंट करके तो बता दो कि एक्सप्लेनेशन कैसी लगी।